Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 12 for the course of Design of Structures. This course is generally for BSc Civil Engineering final year students, 8th semester, fall 2016. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 12 and week number 12. So these are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास related to design of structures book available है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. In our today's lecture we are going to continue our topic on a design of a 6-story building जो कि हमने last classes में start किया था, उसी को आज हम continue करते हैं और जो gravity loading conditions के अंदर हम उस structure को आज final करने की कोशिश करते हैं. समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इस कोर्स में सबसे पहले हमने रिटेनिंग वॉल्स को थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया और उसके साथ जो है वो हमने कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का डिज़ाइन भी स्टार्ट किया था और उसको हमने ख़त्म भी किया. उसके बाद आप लोगों को एज अ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को कंबाइन करके एक स्विमिंग पूल या एक रिजर्वायर बनाने की जो है वो कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑलरेडी दी जा चुकी है. So in our second topic, we discussed about the bridges, what are the major compositions, what are the major types, what are the major specifications, pre-stressing composite members. उसके बाद हमने design of a pre-stressed composite concrete I-section girder discuss किया, उसको हमने डिटेल के अंदर डिज़ाइन भी किया. Then our third major topic was related to the multi-story buildings. उसके अंदर हमने फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा उसके अंदर हमने बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस किया कि मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स किस तरह से काम करती हैं. उसके अंदर स्ट्रक्चरल सिस्टम्स जो हैं, फ्रेम सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, शेल स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या होता है, वो हमने डिस्कस किए. और उसके बाद हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 6 स्टोरी बिल्डिंग को एनालाइज एंड डिज़ाइन करने के लिए हमने एक डिज़ाइन एग्जांपल स्टार्ट की थी जिसमें हमने एक 6 स्टोरी बिल्डिंग को कंसीडर किया था. So in our today's lecture again we are going to continue our topic on the analysis and design of a 6-story building जो कि हमने last 2 classes में डिस्कस भी किया था, उसी को आज हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं. Our major problem statement for the 6-story building for a commercial complex has planned dimensions as shown in figure 1. The building is located in seismic zone 3 on a site with a medium soil conditions and the design for the building for seismic loads as per standards and general guidelines we have to focus. तो हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर बड़ा डिटेल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक हमने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्लाजा जो है उसको हमने 6 स्टोरी बिल्डिंग जो है डिज़ाइन कर रहा था. 2 प्लाजाज थे या 2 हमारे पास जो है वो ब्लॉक्स थे बिल्डिंग के, एक मेन ब्लॉक था, दूसरा सर्विस ब्लॉक था. दोनों के दरमियान जो है वो एक्सपेंशन जॉइंट था. उस एक्सपेंशन जॉइंट की वजह से दोनों स्ट्रक्चर एज अ इंडिपेंडेंट डिज़ाइन होने थे और इंडिपेंडेंट डिज़ाइन होने की वजह से हमारा जो मेन फोकस था वो हमारा कॉम्प्लेक्स जो मेजर मेन ब्लॉक था उसी के ऊपर था. उसको हमने डिटेल के अंदर डिस्कस भी किया. तमाम जो डिज़ाइन गाइडलाइंस थी, मेजर स्पेसिफिकेशंस थी कि वॉल की थिकनेसेस क्या हैं, प्लास्टर की थिकनेसेस क्या हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर हम कंक्रीट किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, साइज ऑफ कॉलम्स एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर से नीचे जो है वो कॉलम के साइजेस क्या हैं, अपर फ्लोर्स के अंदर कॉलम की साइजेस क्या हैं. उसके बाद हमने सेंटर लाइन डायमेंशन मेथड यूज़ किया था कि हम बिल्डिंग को जो भी वॉल है उसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस को कंसीडर करके हमने डिज़ाइन को आगे लेके चलना था. और प्रिलिमिनरी डायमेंशंस डिस्कस वगैरह जो आपको ऑलरेडी सजेस्टेड हैं वही हमने चूज़ करनी है, अदरवाइज आपको स्पेसिफाई करा दिया जाएगा. तो हमारे पास जो एक प्लान था वो 9 डिफरेंट पैनल्स थे बिल्डिंग के अंदर. उनके अंदर जो आपको कंपोजिशंस नज़र आ रही हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड लाइंस हैं 1 2 3 4 और दूसरे ग्रिड के अंदर हमारे पास ABCD एक अल्फ़ाबेटिक न्यूमरिक्स हैं. अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमरिक्स से हमने जब शो कराया तो हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट करा दिया. यहाँ पे आपके पास लेंस गिवन है 7.5 मीटर का एक पैनल है. टोटल 9 पैनल थे. ये हमारा सर्विस ब्लॉक है, ये हमारा मेन ब्लॉक है, दोनों के दरमियान एक्सपेंशन जॉइंट है. इस वजह से ये ब्लॉक हमारा सेपरेटली डिज़ाइन होता है और ये ब्लॉक हमारा सेपरेटली डिज़ाइन होता है. ये हमने एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया था कि ओवरऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग या हाइट ऑफ द टावर जो है वो हमारे पास क्या है. टेरेस लेवल की हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास एक टेरेस लेवल है. रेस्ट हमारे पास टिपिकल फ्लोर्स हैं, उनको हमने किस तरह से डिज़ाइन के अंदर कंसीडर करना है. मजीद हमारे पास डेटा जो गिवन था उसमें लाइव लोड गिवन था एट टिपिकल फ्लोर्स एंड लाइव लोड हमारे पास टेरेस लेवल के ऊपर गिवन था. टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर लाइव लोड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ वो रेजिडेंशियल जोन है या रेजिडेंशियल एरिया है जिसके अंदर आप लिविंग फैसिलिटीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, इस वजह से. और टेरेस लेवल के ऊपर आपकी कोई भी लिविंग फैसिलिटीज़ नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे लाइव लोड जो है वो कम कंसीडर होता है.
उसके बाद फ्लोर फिनिशिंग है, वाटरप्रूफिंग है, टेरेस लेवल की फिनिशिंग है। उसके बाद लोकेशन, एनी लोकेशन इन पाकिस्तान इन सिस्मिक जोन 3 आप चूज कर सकते हैं। विंड के लोड को हमने कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि हम जब सिस्मिक की बात करते हैं तो विंड की इंटेंसिटी इन अगेंस्ट सिस्मिक जो है वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से सिस्मिक के अंदर हमारा मेजरली चीज़ें सारी जो है वो कवर हो रही होती हैं। उसके बाद हमने अर्थक्वेक लोड्स एज पर कोर्स चूज करने हैं। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन हमें बिलो ग्राउंड लेवल 2.5 मीटर गिवन था। टाइप ऑफ सॉइल कंडीशंस टाइप 2 है। अलोएबल बियरिंग प्रेशर टाइप 2 सॉइल का 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर था। एवरेज थिकनेस ऑफ फुटिंग 0.9 मीटर। स्टोरी ऑफ द हाइट ऑफ द टिपिकल फ्लोर्स हमारे पास 5 मीटर है। ग्राउंड फ्लोर 3.4 मीटर का था। फ्लोर्स हमारे पास टोटल ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 टिपिकल फ्लोर्स थे। उसके बाद प्लिंथ लेवल हमें गिवन थी। मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस और प्रॉपर्टीज हमने फाइंड आउट की। कंक्रीट की स्ट्रेंथ M25 ग्रेड हमारे पास था, तो हमने उसको जब मोड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कन्वर्ट की तो मोड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास आ गई 25,000 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से जब हमने सेंट्रल कॉलम, जो अंदर कॉलम थे नीचे ग्राउंड फ्लोर से नीचे वाले कॉलम जिनके डायमेंशन ज़्यादा थे, उसके अंदर हमने कंक्रीट भी हायर स्ट्रेंथ की यूज़ की थी, ग्रेड 30 की। इस वजह से हमने 30 का ग्रेड कंक्रीट का जब मोड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही 27,386 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारा स्टील है, जो भी स्टील है वो हम ग्रेड FE415 का ग्रेड यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर हमारा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स जो है हमारे स्टील यूज हो रहे हैं। ज्योमेट्री ऑफ द बिल्डिंग के अंदर मजीद स्पेसिफिकेशंस आपको गिवन थी। हमने पहले जो है वो ज्योमेट्री ऑफ द बिल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया डिफरेंट फ्लोर्स के अंदर, स्टोरी नंबर्स के अंदर, कि फाउंडेशन टॉप से लेके अप टू ग्राउंड फ्लोर या कंसीडरिंग इट एज अ स्टोरी नंबर 1, ग्राउंड बीम्स टू फर्स्ट फ्लोर, स्टोरी नंबर 2, फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर, एंड सिमिलरली जो है वो हम 5th टू टेरेस लेवल तक जो है वो हमने स्टोरी नंबर 7 कंसीडर किया था। उसके बाद हमने डिफरेंट नंबर्स असाइन किए। कॉलम्स के अंदर डिफरेंट नंबर्स असाइन किए, C1, C2, C3, C4, C12 अप टू C16। कॉलम के अंदर अगर मैं नंबर्स जो C1, C2 नहीं देता और मैं डायरेक्टली आपका जो है वो बेस्ड ऑन दिस ग्रिड लाइंस हम चूज करते, तो ये कॉलम आपका A1 या 1A हो जाता, ये 2A या A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, इस तरह से भी आप नाम दे सकते थे। उसी तरह जब हम कॉलम के नंबरिंग की बात करते हैं तो डिफरेंट स्टोरीज के ऊपर हमने कॉलम को नंबर तो हमने C1 to C16 दे दिए। फिर हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टोरीज की बात आई तो उसके स्टोरीज के अंदर हमने 105, 205, 305 और अप टू 705 तक हमने मेंशन करा दिए। अभी 705 के अंदर जो फर्स्ट 7 डिजिट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर स्टोरी नंबर और 05 इज रिप्रेजेंटिंग योर कॉलम नंबर, यानी 705 का मतलब कि 7th फ्लोर के ऊपर कॉलम नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने फ्लोर बीम्स और सेकेंडरी बीम्स एडजस्ट किए कि कॉलम के अंदर जो भी आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो सेकेंडरी बीम्स हैं वो कंटिन्यूअस बीम्स नहीं होते, जो आपके मेजर बीम्स या मेन बीम्स होते हैं उसकी तरह वो हर पैनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो आप पैराबोलिक फॉर्म के अंदर अपनी डायरेक्शंस के अंदर भी चूज कर सकते थे कि अगर फर्स्ट कॉलम के अंदर मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अगर जो सेकंड पैनल आ रहा है उसके अंदर मैं पैरेलल टू मेन बीम प्रोवाइड कर रहा हूँ, और थर्ड पिलर के अंदर अगेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो कंटिन्यूटी जो है वो उसको हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमारे जो फ्लोर बीम्स और सेकेंडरी बीम्स हैं या स्ट्रिप्स हैं उनको हम एज अ सिंपली सपोर्टेड ट्रीट कर रहे थे। उसके बाद हमने मेन बीम्स के नाम दिए, B1 to B24 तक हमने नाम दिए, B1, B2, B3, B4। अगर आप ग्रिड लाइंस के हिसाब से दे रहे होते तो ग्रिड लाइंस के हिसाब से भी आप नेम्स ऑफ द बीम डिसाइड कर सकते थे, और स्टोरी नंबर हर स्टोरी के ऊपर जो बीम का नाम है उसको भी आप डिसाइड कर सकते थे। हमने B1 to B12 और B12 to B24 तक हमने बीम के नाम दिए डिफरेंट, और हर स्टोरी के ऊपर हमने नाम रिप्रेजेंट कराया 1005, 2005, 3005 अप टू 7005। अब इसके अंदर जो फर्स्ट डिजिट है अगेन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टोरी एंड द रेस्ट जो 3 डिजिट्स हैं 005 इज रिप्रेजेंटिंग द बीम नंबर 5। तो हमने इस तरह से जो है वो तमाम एलिमेंट्स को नाम दिए, और ये तमाम एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कॉलम जो है वो C1, C2, C3, C4 अप टू C16। बीम 1 हमारे पास B1, B2, B3, B4, B5, B6 अप टू B12, B13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो हमने तमाम एलिमेंट्स के अपने हिसाब से जो है वो डिफरेंट नाम दे दिए, डिफरेंट एलोकेशंस उनको डिफरेंट सिंबल्स से हमने उनको रिप्रेजेंट करा दिया। उसके बाद हमारे पास ग्रेविटी लोडिंग की डिफरेंट कंडीशंस गिवन थी कि यूनिट लोड कैलकुलेट करते हैं। हमने कॉलम्स के डायमेंशंस गिवन थे, उससे हमने टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर डायमेंशंस से जो है वो डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट की, एरिया फाइंड आउट किया। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, मेन बीम्स का एरिया हमने फाइंड आउट किया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया। ग्राउंड बीम्स का अगेन डायमेंशन गिवन थे, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, और इसी तरह से सेकेंडरी बीम्स का कैलकुलेट किया। जब भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है, जब उसका हम सेल्फ वेट कंसीडर करते हैं तो हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल।
जिस मटेरियल से वो सब्सटेंस बना हुआ है उससे हमें जो है वो एक पर लेंथ या पर मीटर के हिसाब से या पर डायमेंशन के हिसाब से आपको उसका एक वेट मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया कि मेंबर के सेल्फ वेट्स हमने कैलकुलेट किए, कॉलम का अपना सेल्फ वेट कितना है उससे हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि कॉलम का जो सेल्फ वेट है एरिया ऑफ द कॉलम इनटू द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हमने मल्टीप्लाई किया, तो कॉलम जो 500 बाय 500 का था उसकी हमारे पास यूनिट वेट आ गया 6.3 किलोमीटर। इसी तरह से कॉलम जो 600 बाय 600 का था उसका डेंसिटी या उसका सेल्फ वेट जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 9 किलोन्यूटन पर मीटर। इसी तरह से जो हमारे स्लैब्स थे, स्लैब्स का यूनिट वेट आ गया 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास तमाम वैल्यूज आने के बाद हमने ब्रिक प्लास्टर्स कैलकुलेट किए कि ब्रिक वॉल्स का यूनिट वेट कितना था, ब्रिक वॉल का ओवरऑल ब्रिक की थिकनेस कितनी थी, और उसको हमने 19 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो हमारी कंक्रीट होती है उस कंक्रीट के अंदर जो हमारा वेट यूनिट वेट डेंसिटी होती है कंक्रीट की 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। लेकिन जब हम ब्रिक मशीनरी की बात करते हैं तो डेंसिटी हमारे पास ब्रिक मशीनरी की 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाती है। और इसी तरह से प्लास्टर जो है जिसके अंदर आपके कोर्स एग्रीगेट नहीं यूज होते हैं उसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, तो कांस्टेंट है। तो हमने जब ब्रिक का ओवरऑल वेट कैलकुलेट किया तो फ्लोर वॉल का भी हमने ओवरऑल जो है वो यूनिट वेट कंसीडर कर लिया। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर वॉल का ग्राउंड फ्लोर जो है वो बिलो द प्लिंथ लेवल हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने छत के ऊपर जो पैरापेट वॉल थी उसको भी हमने कंसीडर किया जिसकी हाइट हमें 1 मीटर के बनती। तो तमाम यूनिट वेट्स आने के बाद हमने स्लैब के लोड्स कैलकुलेट किए कि स्लैब की वजह से जो है वो हमारे पास ओवरऑल कितने लोड जनरेट हो रहे हैं एट टेरेस लेवल के ऊपर एंड एट टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर। उसके बाद हम जब डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया कि हम डिज़ाइन के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे होते हैं, जबकि रियल इंडस्ट्री में जब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमने टेरेस लेवल को सबसे पहले चूज किया कि हम एक पैनल की बात कर रहे हैं, 7.5 मीटर का पैनल है, उसके अंदर फ्लोर बीन्स हमने एडजस्ट करने हैं। 2.5 मीटर की स्ट्रिप डेवलप हुई, उसके बाद हमने फ्लोर बीन्स के अंदर लोडिंग को कैलकुलेट किया। ओवरऑल जो आपकी 7.5 मीटर का स्पैन था उसके अंदर आपकी जो लोड है डायरेक्टली किन बीन्स के ऊपर एक्ट कर रहा है और थ्रू फ्लोर बीन्स आपका कहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब फ्लोर बीम्स के ऊपर जब लोड आपका आ जाता है तो फ्लोर बीम्स जो है वो स्लैब का लोड डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया फ्लोर बीम्स के अंदर, और फ्लोर बीम ट्रांसफर करते हैं इनटू द मेन बीम और मेन बीम ट्रांसफर करते हैं लोड इनटू द कॉलम्स। अब हमारे पास ये हमने चूज करना था या हमने जो प्लान डिसाइड किया उस प्लान के अंदर किस पैनल के अंदर जो है वो आपके कॉलम जो है वो मेन बीम्स के ऊपर सेकेंडरी बीम्स आ रहे हैं और सेकेंडरी बीम के ऊपर जो है वो हमारी स्लैब आ रही है। तो जब आपकी स्लैब सेकेंडरी बीम के ऊपर रेस्ट कर रही थी उस केस के अंदर आपका स्लैब का जो लोड है वो ट्रांसफर हो रहा था सेकेंडरी बीम्स के अंदर, और जो सेकेंडरी बीम्स हैं वो एज अ पॉइंट लोड को ट्रांसफर कर रहे थे इनटू द मेन बीम। तो जो पॉइंट लोड की इंटेंसिटी थी वो हमारे पास 61.1 प्लस 14.3 किलोन्यूटन आ गई थी। 61.1 is a डेल लोड प्लस 14.3 is a लाइव लोड इन किलोन्यूटन हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमारे पास जो एक सिंपल स्ट्रिप थी 2.5 मीटर की, उस हिसाब से हमने लोड को कंसीडर किया। टेरेस लेवल के ऊपर हमने मेन बीम्स को डिस्कस किया कि बीम 1, B2, B3 एंड B10, B11 एंड B12 उसकी इंटेंसिटीज हमारे पास कितनी आ रही है। इन तमाम इंटेंसिटीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम आ गए मेन बीम्स B4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, 16, 17 एंड 18, 19, 20 एंड 21। इनके अंदर इंटेंसिटीज को हमने कंसीडर किया। बेस प्लेट्स या आपकी जो फ्लोर बीम्स हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के हिसाब से हमने लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और हमारे पास जो है वो तमाम लोडिंग्स और कंसीडरेशन जो है वो आ गई। उसके बाद हम आते हैं सेकंड लेवल के अंदर। सेकंड लेवल इज फ्लोर लेवल, यानी कि हम टेरेस को ऑलरेडी सॉल्व कर आए, टेरेस के बाद हम फ्लोर के अंदर आए तो अगेन हमने फ्लोर के हिसाब से जो लोडिंग्स थी उनको कंसीडर करना है टिपिकल फ्लोर्स के अंदर, और हमने एक यूनिट लोड कंसीडर करना है कि अगर स्लैब का लोड सेकेंडरी बीम्स के जरिए यूनिट लोड ट्रांसफर हो रहा है तो हमारे पास जो यूनिट लोड है या रिएक्टिव फोर्सेज हैं वो कितने डेवलप हो रहे हैं। हमने कंसीडर किया 2.5 इंटू जो हमारे पास स्लैब का जो लोड था या स्लैब के ऊपर जो आपका टिपिकल फ्लोर्स के अंदर जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो 3.5 डेड लोड प्लस 4 हमारे पास लाइव लोड था। हमने उससे इंटेंसिटीज को कंसीडर किया, सेल्फ वेट उसके अंदर ऐड कर दिया। टोटल इंटेंसिटी हमारे पास स्लैब की वजह से आ गई 11.25 प्लस 10 किलोन्यूटन पर मीटर। जब मैंने रिएक्शन ऑन मेन बीम कंसीडर किए या कैलकुलेट किए तो ये हमारी जो इंटेंसिटी है वो ओवरऑल जो लेंथ है स्ट्रिप की वो 7.5 मीटर है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो WL/2 है।
अब W हमारे पास ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, L हमारे पास 7.5 मीटर है, L 1/2 जो फॉर्मूले का है वो 0.5 आ गया। तो इंटेंसिटी हमारे पास जो पॉइंट लोड जनरेट हो रहा है मेन सेकेंडरी बीम्स की वजह से, मेन बीम के ऊपर जो पॉइंट लोड एक्ट करेंगे वो 42.2 प्लस 37.5 किलोन्यूटन की इंटेंसिटीज है। इसी तरह से हमने B1, B2, B3, B10, B11 एंड B12 कंसीडर किए। अगेन हमारे पास B1, B3 एंड B10 एंड B12 जो है उनके अंदर हमारा जो स्लैब का जो लोड है वो हमारा डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, स्लैब की वजह से जो जनरेट हुआ वो मेन बीम्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था, वो हमने एक कॉलम के अंदर रखे। जो स्लैब का लोड है स्ट्रिप्स के जरिए से जो ट्रांसफर हो रहा है वो हमारे पास सेकंड के अंदर आ गए। जो लोड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था WL/2 कंडीशन का वो 4.4 + 5 था, वो हमने यहाँ पे जिनके अंदर स्लैब का लोड डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है मेन बीम्स के अंदर यहाँ पे मेंशन करा दिया, जिनके अंदर स्ट्रिप्स हैं उनके अंदर हमने 0.0 अप्लाई किया। उसके बाद क्योंकि आपकी वॉल की बात हो रही है, टिपिकल फ्लोर्स के अंदर हर चारों तरफ से जो है वो वॉल का लोड आ रहा है, जिस तरह से आपकी छत वाले केस के अंदर, टेरेस वाले केस के अंदर पैरापेट वॉल आ रही थी, यहाँ पे आपके पास ओवरऑल वॉल है। वॉल की जो ओवरऑल डेड लोड है दोनों बीम्स के ऊपर वो 21.6 का था, हमने 21.6 दोनों के अंदर अप्लाई कर दिया। ओवरऑल इंटेंसिटी जो जनरेट हुई हमारे पास B1, B3, 10 एंड 12 के ऊपर वो 26 डेड लोड प्लस 5 हमारे पास लाइव लोड किलोन्यूटन पर मीटर, और B2, 11 के ऊपर जो है वो हमारे पास 21.6 प्लस 0 किलोन्यूटन पर मीटर। अब जो बीम हमारे स्ट्रिप्स की वजह से जनरेट हो रहे हैं जिन बीम्स के अंदर, वहां पे हमने 1/3 के ऊपर 2 पॉइंट लोड अप्लाई करने हैं B2 एंड B11 के ऊपर, जिनकी इंटेंसिटी हम ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड करा है 42.2 प्लस 37.5। हमने जब इस प्लान को बनाया तो B1, B2, B3 वाली जो कंडीशंस थी, ये हमारे पास जो मेन बीम्स बन रहे थे उनके ऊपर जो स्ट्रिप जिनके अंदर इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, वहां पे स्ट्रिप की वजह से 2 पॉइंट लोड आ गए। जो रिमेनिंग लोड है वो हमारे पास 21.6 प्लस 0 किलोन्यूटन पर हो गया, हमारे पास पर मीटर यहाँ पे आएगा। अब हम आते हैं ओवरऑल कि हमारे टिपिकल फ्लोर्स जो हैं वो सारे फ्लोर्स हमारे सेम थे। अब उस फ्लोर के अंदर आपकी छत की वजह से जो लोड ट्रांसफर हो रहा था वो हम ऑलरेडी टेरेस की वजह से वो कंसीडर कराए पिछले स्टेप के अंदर कि B1, B2, B3 कॉलम C1, C2, C3 एंड C4। अगर हम प्लान के अंदर दोबारा चले तो यहाँ पे आपको प्लान के अंदर मैं दोबारा दिखा दूं चीजें कि आपका जो प्लान था ये आपका प्लान नजर आ रहा है। अगर मैं इसको बात करता हूं कि C1, C2, C3 एंड C4 फ्रेम हमारा कौन सा है B1, B2 एंड B3, ये कंटिन्यू आपका टॉप फ्लोर से लेके आप अप टू ग्राउंड फ्लोर तक आ रहे हो, जहां तक आपकी टिपिकल फ्लोर्स खत्म होते हैं। क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हैं, तमाम टिपिकल फ्लोर्स की हाइट हमारे पास सेम थी। जैसे आप अगर प्लान के अंदर या सेक्शन के अंदर देखें तो ओवरऑल आपको जो सेक्शन नजर आ रहा है कि आपका जो ओवरऑल टिपिकल फ्लोर्स ये सारे 5.5 मीटर के थे, तो यहाँ तक आप 5 मीटर तक ले आए। उसके बाद आपका यहाँ पे दोबारा हाइट्स जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। इस केस के अंदर जो है वो हमने उनके लिए दोबारा कैलकुलेशंस करनी है। अब हम आते हैं कहाँ पे थे हम, ये हमारे पास आ गया। अब जो फर्स्ट केस था टेरिस की वजह से B1 के ऊपर जो लोड आ रहा था वो 11.8 प्लस 1.9 किलोन्यूटन पर मीटर था, और B3 के ऊपर 11.8 प्लस 1.9 किलोन्यूटन पर मीटर था। जो आपका सेंट्रल बीम था उसके ऊपर दो जो है वो स्ट्रिप्स की वजह से जो यूनिट लोड अप्लाई हो रहे थे वो आपके पास 61.1 प्लस 14.3 किलोन्यूटन के थे, और उसके अंदर जो आपका यूनिट वेट जो अप्लाई हो रहा था, यूडीएल लोड जो अप्लाई हो रहा था वो 4.9 प्लस 0 किलोन्यूटन पर मीटर था। अब हम आते हैं जो टिपिकल फ्लोर्स के अंदर जो 7th स्टोरी, 6th स्टोरी का 5th स्टोरी, 4th स्टोरी एंड अप टू 3rd स्टोरी तक जो हमारे पास टिपिकल प्लान सेम थे, उसके अंदर जो हमारे पास इंटेंसिटीज हमने कैलकुलेट की अभी कि B1, B3, B10 एंड 12 के ऊपर जो लोड आ रहा है वो कितना यूडीएल आ रहा है 26 प्लस 5। अब 26 प्लस 5, 26 प्लस 5, 26 प्लस 5 ये B1 के क्राइटेरिया के अंदर हर स्टोरी के ऊपर आ रहे हैं, B3 के हर स्टोरी के ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह से B4 जो है B1 हमारा 4th स्टोरी के अंदर भी, B1 हमारा 3rd स्टोरी के अंदर भी, और ये B1 आपका B10 के इक्वल हो जाता है, B3 जो है वो आपका B12 के इक्वल हो जाता है, B2 आपका B11 के, वो सेपरेट है कंडीशन। तो जब हम इसके अंदर आ गए उसके बाद हमारे पास B2 और B11 के ऊपर एक तो 2 पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे हैं 42.2 प्लस 37.5 के, और साथ में 21.6 का एक पॉइंट लोड अप्लाई कर रहा है। तो शायद साथ में हमारा जो यूडीएल है वो 21.6 प्लस 0 किलोन्यूटन पर मीटर था, और 2 पॉइंट लोड हमारे 42.2 प्लस 37.5 के अप्लाई हो रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह से आपने हर प्लान के अंदर हर स्टोरी अप टू 3rd लेवल तक आप अप्लाई करते हुए आओगे।
जब आपके पास ये 5 मीटर की हाइट थी ओवरऑल, यहाँ तक आपका रहा है, यहाँ पे हाइट डिफरेंट है, यहाँ पे हाइट डिफरेंट है, तो ये हमारे पास जो है वो आगे सेकंड कंडीशन के अंदर हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हमने B4, B5, 6, 7, 8, 9 जो इंटरनल बीम्स थे, इंटरनल चारों फ्रेम्स थे, उनकी हम बात कर रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। अब इनके ऊपर जो स्लैब की वजह से लोड आ रहा था वो 0.5 का इंटू हमारे पास एक स्ट्रिप की लेंथ कितनी है 2.5 मीटर की, प्लस जो हमारा टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर लोड है वो 3.5 प्लस 4 है। हमने यहाँ पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया कि एक बीम जो है वो विद स्ट्रिप्स वाले हैं, दूसरे बीम विदाउट स्ट्रिप्स वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी इंटीरियर पैनल्स हैं उनके अंदर, जैसे हमने टेरेस लेवल के अंदर बात की, यहाँ पे तमाम पैनल्स के अंदर आपकी स्ट्रिप्स आ रही हैं। तो स्ट्रिप्स की वजह से हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ही लोड को कंसीडर किया कि जो हमारा डेड लोड कंसीडर हो रहा है, जो यूटीएल लोड कंसीडर हो रहा है वो 4.4 प्लस 5 किलोन्यूटन पर मीटर का है। 4.4 इज डेड लोड, 5 इज लाइव लोड, तो 4.4 प्लस 5 किलोन्यूटन पर मीटर, और जो हमारे तमाम मेंबर्स हैं, इन तमाम मेंबर्स के ऊपर आपका जो यूनिट लोड एक्ट कर रहा है वो आपके 2 यूनिट लोड है 1/3 लोकेशन के ऊपर 42.2 प्लस 37.5 किलोन्यूटन के। अब हमारा सेकंड पैनल आ गया B4, 5, 6 किसके इक्वल है 7, 8, 9 के, 16, 17 एंड 18 के, 19, 20 एंड 21 के। हमने एक बनाया, बाकी सारे जो है वो सिमिलर आपके जो है वो फ्रेम्स बनते जाएंगे। 1 लेवल के अंदर हमारे पास 61 के 2 लोड अप्लाई हो रहे थे तीनों मेंबर्स के अंदर, 4, 5 एंड 6 के अंदर, और वहाँ पे लोड जो यूडीएल था वो 6.9 प्लस 1.9 किलोन्यूटन पर मीटर था तीनों मेंबर्स के अंदर। इसी तरह से जो हमारे टिपिकल फ्लोर्स के अंदर आते हैं तो यूनिट लोड हमारे पास क्या हो गए 2 पॉइंट लोड 42.2 प्लस 37.5 के 42.2 प्लस 37.5, और जो हमारा यूडीएल लोड डेवलप हुआ 4.5 प्लस 5 था, 4.4 प्लस 5, 4.4 प्लस 5, 4.4 तमाम फ्लोर्स के अंदर अप टू थर्ड स्टोरी। BB, CC, 2 एंड 3 आर ऑल 4 फ्रेम्स आर इक्वल। किस तरह से इक्वल हैं, हम चलते हैं दोबारा प्लान के अंदर, कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाई करके डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो आपके इंटरनल फ्रेम्स हैं वो आपस में हम सिमेट्रिकल कंसीडर कर रहे हैं, कि आपका जो BB फ्रेम है ये आपका B4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपका किस ग्रिड लाइन के ऊपर है, BB ग्रिड लाइन के ऊपर है। तो BB CC इज इक्वल टू 2 एंड 3। तो ये आपके चारों फ्रेम जो हैं वो B4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 ये चारों फ्रेम जो हैं वो सिमिलर फ्रेम है, सिमेट्रिकल फ्रेम है, इस वजह से हम इनको सिमिलर कंसीडर कर रहे हैं। जब हमने सिमिलर कंसीडर किया तो हमारे पास जो फ्रेम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ पे आपने कंप्लीट शो करा दी। ये हमारे जो फ्रेम्स हैं ग्रेविटी लोडिंग की वजह से BB फ्रेम इज इक्वल्स टू CC फ्रेम इज इक्वल्स टू 2 फ्रेम इज इक्वल्स टू 3 फ्रेम। अब हम आते हैं जो रिमेनिंग हमारे पास 2 फ्रेम बच गए, एक 13, 14 एंड 15 वाला, और दूसरा 22, 23, 24, जो 2 एक्सटीरियर आउटर जो फ्रेम बच गए थे वो दोनों फ्रेम। जिस तरह से आपने फर्स्ट फ्रेम को सॉल्व किया एग्जैक्टली इसी तरह से आप इस फ्रेम को सॉल्व करोगे। 13, 15 और 22, 24 को आपने अलग कर दिया, 14, 23 को अलग कर दिया। ये वाले वो सेक्शन है जिनके ऊपर आपका स्ट्रिप स्लैब का लोड थ्रू स्ट्रिप जो है वो अप्लाई हो रहा है, यानी इनके अंदर जो है वो आपका लोड यूडीएल ट्रांसफर नहीं हो रहा। आपके यूडीएल की वजह पे जो आपके सेकेंडरी बीम्स आ रहे हैं उन सेकेंडरी बीम्स के ऊपर आपके रिएक्टिव फोर्सेस आ जाएंगे 42.2 प्लस 37.5, यहाँ पे 37.5 है, 37.5। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग 14 एंड 23 है उसके अंदर आपका स्लैब का जो लोड है वो यूडीएल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वहां पे स्ट्रिप्स नहीं है। उस केस के अंदर हमने तमाम लोड वॉल आपकी दोनों ये एक्सटीरियर है, पिछले केस के अंदर एक्सटीरियर नहीं थे, ये इंटीरियर की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने वॉल को कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ पे जब वॉल कंसीडर हो गई तो वॉल का लोड ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास जो इंटेंसिटी जनरेट हुई 13, 15, 22 एंड 24 के ऊपर वो 21.6 प्लस 0 आ गई, और 14 एंड 23 के ऊपर 26 प्लस 5 किलोन्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी आ गई। अब हमने जब फ्रेम बनाया तो एग्जैक्टली फर्स्ट स्टोरी के अंदर या टेरेस लेवल के ऊपर हमारे पास ये 2 पॉइंट लोड थे, दोनों पॉइंट लोड आ गए 4.9 प्लस 0, 11.8 प्लस 1.9, 61.1 प्लस 14.3 के 2 पॉइंट लोड, और 4.9 प्लस 0 के किलोमीटर पर मीटर का हमारे पास यूडीएल लोड। एग्जैक्टली अप टू 7th लेवल
हम 13 की बात कर रहे हैं, B13, 14, 15, इस वजह से ये नंबर नेम जो है वो उसी हिसाब से चेंज हो रहे हैं। 713 7th स्टोरी, 13 बीम, 7th स्टोरी, 9 कॉलम, उसके बाद 13th कॉलम, यहाँ पे 7th स्टोरी जो है वो हमारे पास 5th कॉलम, 701 7th स्टोरी एट 1 कॉलम 1। इस तरह से हम हर स्टोरी के ऊपर नेम जो है वो रिप्रेजेंट कराते हुए आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है वो तीनों स्टोरीज की हाइट ओवरऑल जब तक सेम थी उसी के अंदर हमने अप्लाई किया जब लोडिंग को, तो यहाँ पे B13 15 के ऊपर 2 पॉइंट लोड आ गए, साथ में आपके पास इंटेंसिटी 21.6 की आ गई, साथ में इंटेंसिटी हमारे पास 21.6 की आ गई। एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे 42 और साथ में इंटेंसिटी 21.6 आ गई। जब आपके पास जो B14 और 23 है उसके ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है वो 26 प्लस 5 किलोन्यूटन का है, 26 प्लस 5 किलोन्यूटन का है, और एग्जैक्टली आप यहाँ तक सॉल्व करा है। तो सिमिलर टिपिकल फ्लोज था, इस वजह से जो आपका फ्रेम B13, 14 और 15 है वो आपका फ्रेम 1-1 है, तो वो फ्रेम 1-1 जो है वो आपका दूसरे एंगल से इक्वल हो जाता है अपोजिट सिमेट्रिकल कंडीशन की वजह से। अगर मैं दोबारा आपको ड्राइंग पे ले चलूं तो यहाँ पे हमारी दोबारा जो है वो ड्राइंग आ जाती है। ये हमारे पास ड्राइंग आ गई। इस ड्राइंग के अंदर अगर आप दोबारा चेक करो तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्रेम कौन सा था, ये हमारे पास फ्रेम था 13, 14 और 15, उसकी ये इक्वल है 22, 23 और 24 के। तो फ्रेम 1-1 फ्रेम, क्योंकि ये ग्रिड लाइन 1 के ऊपर है तो ग्रिड लाइन 1-1 फ्रेम इज इक्वल टू 4-4 फ्रेम। तो ये हमने चारों जो है वो दोनों फ्रेम हमारे इक्वल हो जाते हैं इस केस के अंदर भी। अब आते हैं सिमिलर कंडीशन के अंदर कि हमने जो अप टू टिपिकल फ्लोज हमने सारे सॉल्व कर लिए थे, जो रिमेनिंग हमारे पास ग्राउंड लेवल बच जाता है जिसके अंदर आपकी ये 4.1 मीटर की हाइट है। अब ग्राउंड फ्लोर के अंदर हम आए, ग्राउंड लेवल के अंदर आउटर बीम्स हमारे पास कितने थे, B1, B2, B3, B10, 11, 12, ये दोनों अपोजिट फ्रेम। उसके बाद 13, 14, 15, 22, 23, 24, ये हमारे पास सामने अपोजिट वाले चारों बाहर वाले फ्रेम आ गए। इसके अंदर जो है वो बाकी कंडीशंस हमारे पास कोई नहीं है कि स्लैब जो है वो हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, वहाँ पे सिंपल जो है वो फ्लोर है, वहाँ पे सिंपल आपने जो है वो एक पेड प्रोवाइड किया है, या नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है या वो आपने प्रोवाइड किया है, कोई भी रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब नहीं है जो क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था। तो सिर्फ आपकी जो वॉल आ रही है, वॉल की हाइट 3.5 मीटर थी, तो यहाँ पे आपके पास जो वॉल की वजह से लोड 3.5 मीटर का आप ऑलरेडी निकाला है, और डेड लोड हमारे पास कितना था, 17.2 प्लस 0 किलोन्यूटन पर मीटर। और जो रिमेनिंग आपके पास जो ग्राउंड लेवल है इनर बीम्स के लिए, ये आपके आउटर बीम थे, आउटर बीम्स के अंदर हाइट हमारे पास कितनी है, 3.5 मीटर की। इनर बीम्स जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 के ऊपर जो आपकी वॉल की हाइट है वो 0.7 मीटर है। वहाँ पे कोई भी एडिशनल स्लैब नहीं है, इस वजह से कोई भी आपका एक्सटर्नल लोड अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ वॉल का इट सिर्फ डेड वेट है। तो यहाँ पे आपके पास वॉल का डेड वेट जो है वो 3.5 प्लस 0 किलोन्यूटन पर मीटर आ गया। बाकी तो फ्रेम आप सारा सॉल्व कराए थे ऑलरेडी। तो अब आपके पास जो ग्राउंड लेवल के अंदर फ्लोर्स हैं, इनर बीम्स के ऊपर, आउटर बीम्स के ऊपर आपकी लोड जो है वो यूडीएल अप्लाई हो रहा है तीनों मेंबर्स के अंदर। इन तमाम मेंबर्स के अंदर यूडीएल की इंटेंसिटी 17.28 हो जाएगी, और जो आपके इनर बीम्स हैं उनके ऊपर इंटेंसिटी जो है वो 3.5 की अप्लाई हो जाएगी। किस तरह से, अब नाउ हमारे पास लोडिंग फ्रेम्स की क्या बात कर रहे हैं कि लोडिंग फ्रेम्स यूजिंग अबव कैलकुलेटेड बीम्स लोड्स आर शोन इन द फिगर्स, कि हमने उसको फिगर के अंदर शो कराया है। किस तरह से, देयर आर टोटल 8 फ्रेम्स इन द बिल्डिंग। अगर आप बात करो AA फ्रेम, BB फ्रेम, CC फ्रेम, DD फ्रेम, 1-1 फ्रेम, 2-2 फ्रेम, 3-3 फ्रेम और 4-4 फ्रेम। तो ईच डायरेक्शन के अंदर हमारे पास 4 फ्रेम है, टोटल 8 फ्रेम है। हमने सिमेट्रिकल कंडीशन की वजह से क्या कंसीडर किया था कि B1, B2, B3 आर सिमिलर एज B10, 11 एंड 12। इसी तरह से 13, 14 एंड 15 आर सिमिलर एज 22, 23 एंड 24। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी। हमने टोटल 8 फ्रेम्स थे, उसमें से हमने 4 फ्रेम शो कराए हैं क्योंकि वो चारों फ्रेम जो हैं वो बाकी चारों के सिमिलर हैं ड्यू टू द सिमेट्री। It may also be noted that since LL less than equals to 3/4 of the live load is less than equals to 3/4 of the dead load in all beam, the loading pattern as specified by the codes is not necessary. Therefore, the design dead load plus design live load is considered on all the spans as per recommendations suggested by the codes. So in the design of columns, it will be noted that the dead load plus live load combination seldom governs in earthquake resistant design except where live load is very high. The code allows reduction in the live load for the design of columns and footing. कि कोड की वजह से अगर आप लाइव लोड या अगर आप कंडीशंस में जाते हो, अर्थक्वेक को कंसीडर करते हो, तो कोड की मजीद हमारे पास स्पेसिफिकेशंस क्या आ जाती हैं, उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम सॉफ्टवेयर के ऊपर जब बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी।
तो ये हमारे पास एक एक्चुअल बिल्डिंग है। इसके अंदर हमारे पास 4 फ्रेम थे, 1-1 फ्रेम, 2-2 फ्रेम, 3-3 फ्रेम एंड 4-4 फ्रेम, AA फ्रेम, BB फ्रेम, CC फ्रेम एंड DD फ्रेम। 1-1 फ्रेम इज इक्वल्स टू 4-4 फ्रेम, 2-2 फ्रेम इज इक्वल्स टू 3-3 फ्रेम, AA फ्रेम इज इक्वल्स टू DD फ्रेम एंड BB फ्रेम इज इक्वल्स टू CC फ्रेम। तो टोटल जो है वो हमारे पास 8 फ्रेम थे। हमने इक्वल जो सिमेट्रिकल फ्रेम थे उनको इक्वल कंसीडर किया, तो टोटल हमारे पास 4 फ्रेम बच जाते हैं। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रेम बच गया 1-1, दूसरा हमारे पास आ गया 2-2, तीसरा हमारे पास आ गया BB और चौथा हमारे पास आ गया AA या DD। तो जिस तरह से हम डिसाइड करते हैं, अब हम बात करते हैं ग्रेविटी लोडिंग फ्रेम AA की। AA कौन सा है? ये हमारे पास कंप्लीट फ्रेम है, B1, B2, B3 वाला AA फ्रेम, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब AA फ्रेम के अंदर हमने देखा कि 7th स्टोरी या टेरेस लेवल के ऊपर जो लोडिंग आ रही थी वो हमारे पास ऑलरेडी हम मेंशन करा है, कैलकुलेट भी करा है। टिपिकल फ्लोर्स के अंदर आपके लोड आ गए तमाम, उसके अंदर जो है वो 2 पॉइंट लोड अप्लाई हो गए और साथ में आपका जो है वो यूडीएल इंटेंसिटी आ गई, इन तमाम मेंबर्स के ऊपर यूडीएल इंटेंसिटीज आ गई। ये आपके पास 7001 7th फ्लोर के ऊपर जो है वो बीम 1 की बात हो रही है, 7th फ्लोर के ऊपर बीम 2 की बात हो रही है, 7th फ्लोर के ऊपर बीम 3 की बात हो रही है, 7th फ्लोर के ऊपर कॉलम 1 की बात हो रही है, 6th फ्लोर के ऊपर कॉलम 1, 5th फ्लोर के ऊपर कॉलम 1। तमाम इंटेंसिटीज आपने विद द हेल्प ऑफ कॉलम नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ बीम नंबर्स आपने मेंशन करा दिया इस कंप्लीट फ्रेम के अंदर, और यहाँ तक आप ऑलरेडी सॉल्व कराए थे पिछले केस के अंदर। हमने जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर था, उस ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो हाइट हमें गिवन थी 4.1 मीटर की, उसके ऊपर जो इंटेंसिटी वॉल हमारे पास कितनी थी, 3.7 मीटर की हाइट की वॉल अवेलेबल थी, तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी जनरेट हुई वो 17.2 की थी, वो हमारे पास 17.2 किलोन्यूटन पर मीटर, 17.2 किलोन्यूटन पर मीटर, 17.2 किलोन्यूटन पर मीटर आ गई। तमाम इंटेंसिटीज हमने अप्लाई कर दी। फ्रेम हमारे पास 7.5 मीटर का था, ये हमारे पास 7. टोटल हमारे पास जो हाइट है वो 22.5 जो इंटेंसिटी बन रही थी। तमाम इंटेंसिटीज को अप्लाई करने के बाद लाई करा दिया हर मेंबर के अंदर, ये आपके बीम के नंबर्स आ गए, कॉलम के नंबर्स आ गए, एग्जैक्टली ये आपका एक कंप्लीट फ्रेम बन जाता है। अगर आप एक स्लाइड के ऊपर इसको शिफ्ट करते हो तो ये आपका एक कंप्लीट फ्रेम आपको नजर आ रहा है। हर स्ट्रक्चर के अंदर डेड लोड प्लस लाइव लोड, तमाम जो कंप्लीट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम तक आपने ग्रेविटी फ्रेम AA के अंदर तमाम मेंबर्स के अंदर किस तरह से लोडिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब अगर मैं रियल स्ट्रक्चर के अंदर, हमने RCC 2 के अंदर हमने कंटिन्यूस बीम डिजाइन किए थे, हम इसको कंटिन्यूस बीम डिजाइन कर सकते हैं, ये सारी लोडिंग्स हमारे पास गिवन है। अगर मैं इस वाले बीम को चूज करता हूँ, आप एग्जैक्टली कंटिन्यूस बीम के थ्रू यूज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं इसको। अगर हम मैन्युअली जाएंगे तो हमने ये तमाम मेंबर्स हमने सेपरेटली डिस्कस करने हैं, डिजाइन करने हैं। ये कॉलम बीम 1, B2, B3 का कम्युलेटिव एज अ कंटिन्यूस बीम डिजाइन करो। यहाँ पे हमारे पास जो है 6001, 6002, 6003 का कंटिन्यूस बीम जो है वो डिजाइन करो। तो हमारे पास हर मेंबर जो है वो इटसेल्फ अगर हम डिजाइन करने पे आएंगे इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली, तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इन मेंबर्स को डिस्कस करने और डिजाइन करने में। तो ये हमारे पास कंप्लीट फ्रेम आ गया फ्रेम लोडिंग AA के लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ सेकंड फ्रेम की, जो कि हमारा BB फ्रेम है। अगर हम दोबारा ड्राइंग के ऊपर चलें तो ये हमारा फ्रेम था AA फ्रेम, जो कि इक्विवेलेंट है DD फ्रेम के, यानी 2 फ्रेम हमारे हो गए। एक AA फ्रेम था जो कि सिमेट्रिकल है इस DD फ्रेम के, तो AA फ्रेम और DD फ्रेम सेम हो गए। अगर मैं बात करता हूँ BB फ्रेम की, तो ये सिमिलर हो जाएगा CC फ्रेम के, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल हैं आपस में। तो अब आते हैं BB फ्रेम के ऊपर। अब BB फ्रेम के अंदर हमने डिसाइड किया तमाम मेंबर्स, यहाँ तक हम ऑलरेडी सॉल्व कराए थे। एग्जैक्टली आपके 7 बीम के नंबर्स आ गए हर स्टोरी के ऊपर, बीम के नंबर्स आ गए, कॉलम के नंबर्स आ गए, B4, 5, 6, और ये हमारा जो है वो कॉलम 5, 6, 7, 8 के दरमियान लाई कर रहा है। टेरेस लेवल के ऊपर हमारे पास लोडिंग इंटेंसिटीज गिवन है, और टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर हमारे पास इंटेंसिटीज गिवन थी, ये टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर आ गई। उसके बाद ये बीम बेसिकली जो है वो हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, ये आपके पास इंटेंसिटी जो है वो इंटरनल वॉल हमारे पास कितनी थी, इंटरनल वॉल हमारे पास 3.5, जो रेड लोड आ रहा था इंटरनल वॉल्स के ऊपर वो 3.5 का था, जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कराए ऑलरेडी कि इंटरनल वॉल्स के अंदर हमारे पास जो इंटरनल बीम्स के अंदर इनर बीम्स के ऊपर जो लोड वॉल का आ रहा है 0.7 मीटर का, वो 3.5 इंटेंसिटी थी, वो 3.5 इंटेंसिटी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। 3.5 मीटर इंटेंसिटी, 3.5 + 0, 3.5 + 0, 3.5 + 0। तो जब तमाम इंटेंसिटीज आपकी यहाँ पे भी ऐड हो गई तो ये कंप्लीट फ्रेम जो है वो आपको इस तरह से नजर आता है। एक ही स्लाइड के ऊपर अगर मैं इस फ्रेम को ले आता हूँ तो BB फ्रेम इज इक्वल टू CC फ्रेम। आपकी तमाम लोडिंग्स यहाँ पे लाए हो गई 61.3 प्लस 61.1 प्लस 14.3 के 2 पॉइंट लोड, साथ में जो है वो 6.9 प्लस 1.9 किलोन्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी एज अ पॉइंट लोड, एज अ पॉइंट लोड, एज अ पॉइंट लोड।
एग्जैक्टली इसी तरह से आपका इस फ्रेम के अंदर भी लोडिंग आपकी लाई हो गई, ये आपका एग्जैक्टली इसी तरह से आपकी यहाँ पे लोडिंग इंटेंसिटी लाई हो गई हर टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर। और ये हर टिपिकल फ्लोर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास ग्राउंड लेवल, जिसके अंदर हाइट जो है वो आपके पास 0.7 मीटर की थी, इनर बीम्स की वजह से जो डेड लोड जनरेट हुआ वॉल का वो यहाँ पे शो हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम दूसरे डायरेक्शन के अंदर आते हैं, ये तो चारों फ्रेम हमारे एक डायरेक्शन के अंदर हो गए। ए फ्रेम इज इक्वल टू सी, डी फ्रेम, बी फ्रेम इज इक्वल टू सी फ्रेम। अब आते हैं यहाँ पे 1 फ्रेम इज इक्वल टू 4 फ्रेम। अब फ्रेम नंबर 1 अब 1 फ्रेम के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 1 फ्रेम था, इसके अंदर आपको इंटेंसिटीज ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ये इंटेंसिटीज इस डायरेक्शन के अंदर आ गई कि यहाँ पे जो इनर बीम्स हैं या सेंट्रल जो बीम्स हैं वहां पे आपकी स्ट्रिप्स नहीं आ रही, आउटर जो बीम्स हैं उन दोनों के अंदर स्ट्रिप्स आ रही हैं। स्ट्रिप्स की वजह से 2 पॉइंट लोड हर मेंबर के अंदर अप्लाई हो गए। ऊपर जो टेरेस लेवल के ऊपर पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 61.1 प्लस 14.3 के 2 पॉइंट लोड अप्लाई हो रहे थे। और जो रिमेनिंग फ्लोर्स हैं टिपिकल फ्लोर्स वहां पे 42.2 प्लस 37.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्या किया किलोन्यूटन के 2 पॉइंट लोड अप्लाई हो रहे थे। जो इंटेंसिटीज हैं इनर बीम के ऊपर जो यूडीएल लोड अप्लाई कर रहा है उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, जो आउटर बीम्स है उनकी इंटेंसिटीज डिफरेंट है। दोनों कंडीशंस के अंदर आप देखा है, बीम नंबर्स, कॉलम नंबर्स सारे आपने मेंशन करा दिए। यहाँ तक हम ऑलरेडी सॉल्व कराए थे। ये एक्सटीरियर बीम्स है, एक्सटीरियर बीम के ऊपर वॉल का जो लोड है वो कितना है 17.2 प्लस 0 किलोन्यूटन पर मीटर। तीनों बीम्स के ऊपर सिमिलर लोड अप्लाई कर रहा था। ये हमारा फ्रेम 1 है। अगर मैं इसको इस तरह से शो कराऊं तो ये हमारे पास कंप्लीट एक फ्रेम है। इसी तरह से अगर मैं सॉल्व करता हूँ ग्रेविटी लोडिंग फॉर 2 फ्रेम जो कि सिमिलर है 3 फ्रेम के, तो ये हमारे पास जो है वो आपकी एग्जैक्टली इसी तरह से ये आपका जो है वो टेरेस लेवल के ऊपर लोडिंग्स आ गई और ये आपके टिपिकल फ्लोर्स के ऊपर लोडिंग्स आ गई। जब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो यहाँ पे वॉल हमारी 0.7 मीटर की थी, इस वजह से जो लोड अप्लाई हो रहा था वो 3.5 मीटर प्लस 0 किलोन्यूटन पर मीटर की थी, वो इंटेंसिटी यहाँ पे शो हो गई। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव जो है वो एक फ्रेम नंबर 4 जो 4th फ्रेम था, फिगर 2 फ्रेम 2 जो कि हमारा अगेन फ्रेम 3 के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो फ्रेम 3 आ गया, फ्रेम 3 या फ्रेम 2। तो यहाँ तक जो है वो हमने ग्रेविटी लोडिंग जितनी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई हो रही थी उन तमाम ग्रेविटी लोडिंग्स को हमने लाई करा दिया हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के ऊपर। तो स्ट्रक्चर एलिमेंट के ऊपर जब हमने अप्लाई कर दिया तो इसके बाद ग्रेविटी लोडिंग्स के बाद हमारे पास जो 3rd क्राइटेरिया आ जाता है वो हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज द सिस्मिक लोडिंग। अब सिस्मिक लोडिंग का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको फास्ट स्पीड के अंदर समझाने की कोशिश की है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है इस वजह से। तो अगर आपको कोई चीज़ें जो है वो, क्योंकि आपका स्टार्ट जो है वो बड़ा स्लो मैंने रखा था ताकि आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए सारे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो स्टेप्स वही हैं, उसी तरह से उसको आपने सॉल्व करते हुए आना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 12। असाइनमेंट नंबर 10 लेक्चर नंबर 10 एंड 11 के अंदर आपने तमाम स्टोरीज को ऑलरेडी डिस्कस कराए और वही एग्जांपल सेम आप कंटिन्यू करते हुए आ रहे थे। जितना हमने डिस्कस किया था उसी के अंदर आप मजीद चीज़ों को सॉल्व करते हुए आ रहे थे। कंसीडर टिपिकल लाइव लोड एट टिपिकल फ्लोज इज इक्वल टू 4 प्लस आर एज योर रोल नंबर। उस हिसाब से आप पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे कंप्लीट डिज़ाइन को जो है वो चेंज करते हुए आओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।